पहले तो एक बात सबसे पहले समझ जाओ अच्छे से, जब भी आप कंपटीशन में आते हो तो एक बहुत क्लियर कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये डाउट है। पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन आएगा या नहीं आएगा, ये डाउटफुल है। लेकिन समझदार बच्चे का सिलेक्शन आएगा, ये 100% है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बच्चे ने 3 महीने तैयारी की, एग्जाम क्रैक हो गया। एक था जो पिछले 3 साल से पढ़ रहा था, एग्जाम पास नहीं कर पाया। देखा होगा, बहुत सी आपने कहानियां सुनी होगी आस-पास वाले में कि इसने सिर्फ 3 महीने पढ़ाई की, इसने सिर्फ लगभग 6 महीने पढ़ाई की, इसने 4 महीने पढ़ाई की, एग्ज़ाम क्रैक कर गया। और एक है जो पिछले 3 सालों से पढ़ रहा है, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है। तो दिक ऐसा क्या हो रहा है कि ये 3 साल वाला बच्चा पास नहीं कर पा रहा और ये 3 महीने वाला पास कर गया। तो उसमें बड़ा कारण है कि ये जो 3 साल से बैठा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है। और सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं आता, सिलेक्शन आता है समझदारी से। अगर आप समझदार नहीं है तो फिर आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, कितने सालों साल लगे रहिए। बहुत स्टूडेंट है, मैं आपको दिखा दूं, अगर आप आरपीएससी में कभी बैच में है तो ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो 2008 से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 16 साल हो गए, 16 साल। और इन 16 सालों में उन्होंने लगभग लगभग आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की लगभग लगभग 7-7 8-8 वैकेंसी देख ली। कभी 2 नंबर से रह जाते, कभी 4 नंबर से रह जाते। तो ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली प्रॉब्लम वो समझ नहीं पा रहे हैं, कमी कहाँ है? कमी है समझदारी की। जब तक आप कंपटीशन के प्रति समझदार नहीं बनेंगे, एक समझदारी आपके अंदर विकसित नहीं होगी कि कंपटीशन तोड़ना एक समझदारी है, एक कला है, ये खेल है एक, है ना? इस खेल को समझना होगा। अगर आपने खेल को समझ लिया, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएँगे, वरना चक्कर काटते रहिए, चक्कर काटते रहिए। अधिकतर बच्चे जो रहते हैं, जो 3-3 साल या 4-4 साल से घूम रहे, पता कारण उनका क्या रहता है? उनका रहता है वो सेम गलतियाँ बार-बार दोहराए जा रहे हैं, सेम गलतियाँ। वो पागलों की तरह पढ़ते रहते हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, गलतियाँ ठीक नहीं कर रहे हैं, कमियाँ ठीक नहीं कर रहे हैं। किस वजह से रह रहे हैं, उन पे बात नहीं कर रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। तो पढ़ने से सिलेक्शन नहीं आ रहा है, पढ़ना ज़रूरी है, कोई दो राय नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन पढ़ने के साथ आपका सही से पढ़ना ज़रूरी है, सही से पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने का सही तरीका आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सही तरीका नहीं है, तो घूमते रहिए, चक्कर काटते रहिए, बार-बार घूमते रहेंगे और ये समझ ही नहीं पाएँगे आप लोग कि सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा, सिलेक्शन किस वजह से रुक रहा है। तो इसलिए पहले ये बात समझिएगा कि स्मार्ट बनिए, समझदार बनिए, तो सिलेक्शन जल्दी निकाल लेंगे। और अगर समझदार नहीं बने, तो ये गोल चक्र है, घूमते रहना, फँस जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा कि क्यों रह रहा हूँ। और कई बच्चे मुझे कहते हैं, नॉर्मल आप लोगों में सुनते होंगे, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 से रह गए या 50 से रह गए मतलब रह गए। जो सिलेक्ट होता है ना, वो भी 1 नंबर से ही, 2 नंबर से ही होता है। ऐसे नहीं है कि बहुत बच्चे 50-50 नंबर ऊपर बना रहे हैं सिलेक्शन से, कट ऑफ से 50-50 नंबर ऊपर बना के बैठे हैं, नहीं। जो सिलेक्ट हो रहे हैं ना, वो भी 1-2 नंबरों से ही हो रहे हैं। 1-2 नंबर ज़्यादा बना रहे हैं, इसलिए वो सिलेक्ट हो रहे हैं, 1-2 कम बना रहे हैं, वो रह रहे हैं। ये 1-2 नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज़्यादातर बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, वो सिर्फ 1 या 2 नंबर ऊपर है, और जो ज़्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं, वो 1-2 नंबर पीछे है। और इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि रहने वाला बच्चा कितने नंबर से रहा, सिलेक्ट हुआ। बस 2 ही कैटेगरीज़ है। तो इस बारीक डिफरेंस को, इस एक-एक नंबर के महत्व को प्रकाश में लाइए। इसे समझदारी में ऐड करिए कि एक-एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है। अधिकतर बच्चे एक समान तैयारी करते हैं, ज़्यादातर बच्चे। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, मान लीजिए 2000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जस्ट नीचे 1, 2, 3 नंबरों के डिफरेंस में आपको 5000 बच्चे मिल जाएँगे। 2000 बच्चे जो ऊपर सिलेक्ट हुए, 5000 जो नीचे रह गए। इनमें से लगभग-लगभग 4500 बच्चों में सिर्फ 1 या 2 नंबर का डिफरेंस था। अगर 1 या 2 नंबर की थोड़ी-सी एक्स्ट्रा समझदारी कर दी होती, तो वो आज सिलेक्शन में मूर्खता करी, वो बाहर है। और एक भर्ती गई मतलब 4-5 साल गए। एक भर्ती आपके 4-5 साल खराब करती है। ये तो मानते ही हैं। पिछली भर्ती गई, उसकी भर्ती को देख लो, 5 साल का गैप है। तो 5 साल गई, एक गलती मतलब 5 साल। तो इसलिए पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहले इस बात को समझो, समझदार बनो। अगर आप समझदार नहीं बने, तो कोई भी दुनिया में आपका सिलेक्शन करवा ही नहीं सकता। अगर आप समझदार नहीं हुए, क्योंकि सिलेक्शन समझदारों का हो रहा है, पढ़ना उसमें शामिल है, समझदार होगा तो पढ़ाई भी करेगा। लेकिन सिर्फ़ पढ़ाई कर रहा है, मैं 10 घंटे पढ़ लूँगा, मैं 12 घंटे पढ़ लूँगा, आप 18 पढ़ लो,
तब भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सिलेक्शन निकालोगे, क्योंकि अभी भी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, वो कला है। पेपरों में सवाल कैसे किए जाते हैं, कौन से सवाल चुने जाते हैं, किस सवालों को पहले किया जाता है, बीच में जब आप 2-3 सवाल गलत कर दो तो वापस से कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया जाता है, किन सवालों को सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाता है, कट ऑफ का पता कैसे लगाया जाता है, पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये पता कैसे लगाया जाएगा। ये ढेर सारी समझदारी है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि आपने कितने सालों से पढ़ाई की है। पिछले आप 10 सालों से पढ़ाई कर रहे थे या पिछले 12 सालों से पढ़ाई कर रहे थे, कोई फर्क इससे पड़ता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो समझदार है वो निकल जाएगा और बाकी चक्कर काटते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, जो सदियों से वो घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पढ़ाई करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ढेर सारी चीजें ऐड करनी है, ढेर सारी चीजें और ऐड करनी है। अगर वो चीजें आपने ऐड की तो काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो आज का सेशन इसी के ऊपर रहेगा, पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि आपको आपको अपने एंड से क्या करना है, और बीच बीच में जब हमारी लाइव क्लास चलेगी, जब हमारी प्रैक्टिस चलेगी, तो और सब चीजें मैं बताता भी रहूंगा, लगातार आपको गाइड भी करता रहूंगा, ताकि आपकी पढ़ाई सही दिशा में हो, आपकी पढ़ाई सही दिशा में हो। कई लोग होते हैं जो समझदार बनने का ढोंग रचेंगे कि भैया हम समझदार है, वो अपने आप को साबित करेंगे। नहीं, बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है, बाकी लोगों से पूछ लीजिए, मेरी आवाज आ रही है, आप बाकी लोगों से पूछ सकते हैं, है ना? बिल्कुल आवाज आ रही है ना? ठीक है। कुछ लोगों को नहीं आ रही तो वो शायद आप उनके आपके हैंडसेट में या नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है, और मेरे साइड से अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर सबको आएगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो, 2 बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो, है ना? अगर क्रिकेट का मैच रुका हुआ है तो पूरे भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए मैच रुका हुआ है ना? अगर क्रिकेट का मैच रुका हुआ है तो पूरी दुनिया के लिए रुका हुआ है, और अगर आपके टीवी पे मैच नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ आपका ही रुका हुआ है। ठीक है ना? चलो, आज वापस से बात करते हैं। तो लगातार आपको मैं सही दिशा वाला जो गाइडेंस है वो देता भी रहूंगा। समझदारी जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ उसको ऐड करना है। अगर आपकी मेहनत सही दिशा के साथ नहीं जुड़ी, मेहनत और सही दिशा दोनों अगर एक नहीं हुई, तो सिर्फ मेहनत मेहनत बचेगी, रिजल्ट नहीं क्रिएट होगा। एक छोटी सी कहानी आती है, वो भी आपको सुना देता हूँ, फिर उसके साथ साथ भी चलते रहेंगे। कहानी इस तरीके से है कि एक बार एक यात्री होता है, वो ट्रेन से उतरता है, ट्रेन से उतर के वो टैक्सी वाले को रोकता है, भैया इस फलानी जगह जाना है। तो टैक्सी वाला बोलता है, हाँ भाई जी, चलो चल लूंगा। बोले कितने लोगे? बोले 500 लूंगा। बोले अच्छा 500 लोगे? बोले यार 500 तो नहीं है, 500 नहीं दूंगा, 200 दूंगा। तो बोला 200 तो नहीं जाऊंगा। फिर कहा चलो 300 दे दूंगा, अब 300 में चले जाओ। बोला नहीं, 500 से कम नहीं। तो उसने कहा ठीक है, रहने दे, मैं चला जाऊंगा। तो वो अकेला पैदल चल पड़ा, टैक्सी वाला उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब वो आगे गया, आगे गया, उसने सोचा टैक्सी वाला मेरा पीछा कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं और आगे चल लूंगा तो टैक्सी वाला अपने भाव घटा देगा, मतलब ये 500 से 400 पे आ जाएगा और 400 से 300 पे आ जाएगा। तो वो थोड़ा और पैदल चलता है, टैक्सी वाला उसके पीछे आ रहा है, वो और पीछे पैदल चल रहा है, टैक्सी वाला उसके पीछे आ रहा है, वो और पीछे चल रहा है। टैक्सी वाले को अब तो सबक सिखा के रहूंगा कि 200 या 300 में इसको मैं मना लूंगा, 200 या 300 में इसको मैं एग्री कर लूंगा। तो उस बंदे ने क्या किया, वो पहुंचा, टैक्सी वाला उसके पास पहुंचा, उसने हाथ दिया कि भाई साहब रुको। बोले कि क्या हुआ? बोले भाई साहब आप गलत दिशा में जा रहे हो, जिधर आपको जाना था वो इधर है, जिधर आपको जाना था वो इधर है, और आप गलत दिशा में चल पड़े। तो उसने कहा अरे यार ये तो गलती होगी, अब क्या करूं, अब कितने लोगे? बोले अब लूंगा 1000 रुपए। 1000? कि 500 तो आपने इधर चलवा दिया मुझसे, 500 तो उधर जाने के 500 पड़े ही हैं, इधर के और 500 ऐड हो गए, तो 1000 ऐड हो गए। तो यही है, जो ज्यादा समझदार है अपनी खुद की दिमाग से है ना चीजों को करते हैं, या ढोंग कर रहे हैं फालतू समझदार होने का, वो बच के रहिएगा। कोई नौटंकी नहीं चलेगी, कोई बेवकूफाना हरकत नहीं चलेगी, समझदारी मतलब समझदारी ही चलेगी, है ना? शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपने आप बता देगा। आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ रिजल्ट शो करेगा, सही या गलत रिजल्ट बताएगा, है ना? हम कहते हैं ना, जब मैच होते हैं तो मैच में कागजों में टीमें अच्छी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो दिखाता है कि क्या सही था और क्या गलत है। तो सेम वही बात है, जब सिलेक्शन आएगा तो ही सब दिखेगा, वरना सब बकवास है। सही या गलत का जो पैमाना है वो रिजल्ट है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इन चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, समझदार भी बनेंगे साथ साथ में, और दोनों चीजों को ऐड करेंगे। नहीं, आवाज में प्रॉब्लम नहीं, आवाज मेरी एकदम सही है ना? तो चलो आ जाओ, इसके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, अच्छा होना है। पढ़ने में और अच्छा होने में क्या फ़र्क है?
पढ़ने में और अच्छा होने में क्या फ़र्क है? पढ़ने का मतलब है आप बस पढ़े जा रहे हैं, ये चेक ही नहीं कर रहे कि मैं बेहतर हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। मैं अच्छा हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया। अरे सही से अच्छे हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? बेहतर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? क्योंकि सिलेक्शन तो बेहतरों का होता है ना, पढ़ने वाले तो बहुत हैं। पढ़ने वालों में से जो बेहतर हो रहा है सिलेक्शन उसका होगा। तो डोंट जस्ट स्टडी, सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, बेहतर होना है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हैं, आप अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। खाली खाना पूर्तियाँ हो रही है कि भैया मैंने कोर्स लिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। और खाली पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सिलेक्शन होगा बेहतर लोगों का, जो बेहतर होंगे और बेहतर बनना है। तो जो पढ़ाई कर रहे हो उसको इस तरीके से खाना पूर्ति के हिसाब से नहीं। 80 क्वेश्चन सर ने कहे थे, 80 क्वेश्चन निकाल दिए, साइड कर दिए। ये लो, सर ने कहा था 80 निकाल दो और बात खत्म। हाँ, हाँ, हाँ। 80 क्वेश्चन जो निकाले अच्छे से समझो, कहाँ गलतियाँ हुई है उन्हें समझो। समय दो चीज़ों के अंदर, गिनती या खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, बी बेटर। बाकी लोग जो गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी। आपको सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारियों से हाथ निर्वय नहीं करने के, निकाल के छोड़ दो। जिन चीज़ों को निकाला है ईमानदारी से निकालो। जिसमें समय ज़्यादा लगा है उन पे बात करो कि समय क्यों ज़्यादा लगा? कहाँ मैंने समय ज़्यादा खर्च किया है? कैसे मैं समय को कम कर सकता हूँ? कौन से क्वेश्चन है जो मुझे परेशान करते हैं? किन सवालों पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? कौन से क्वेश्चन है जिनको मैं शॉर्ट ट्रिक से कर सकता हूँ? हर चीज़ के ऊपर और बेहतर होने का प्रयास करो। खाना पूर्ति करके नहीं, जैसे कई घर में औरतें खाना बनाती है या वो एक जैसा ही खाना बना रही है, बी बेटर, वो बेटर हो सकते थे। आज खाना बनाया, वो देखती, पूछती कहाँ कमी रही, क्या कमी रही, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। खाना तो डेली बनता है, डेली बन रहा है, कहीं तो 20-20 सालों से बना रही है। क्या वो 20-20 सालों से खाना बनाने के बाद एक बढ़िया कुक बन पाई? अपने परिवार में देखिए, आपके परिवार में इतने सारे लोग होंगे, है ना? माताएँ, बहनें जो भी है, वो खाना बना रही है, क्या वो एक बेहतर कुक बन पाई? खाना तो वो डेली बनाती है, दिन में 3 बार बनाती है, लेकिन क्या हुआ? नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है फीडबैक। फीडबैक नहीं लिया, क्या बेहतर हो सकता था और क्या अच्छा हो सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे, आप 3 टाइम खाना बना रहे हैं, बना रहे हैं। आप ये नहीं ले रहे कि क्या और बेहतर हो सकता था, कैसे इसको और अच्छा किया जा सकता था, कैसे इसको और सुंदर तरीके से किया जा सकता है। अगर ये नहीं करेंगे, तो फिर मैंने कहा ना, कॉम्पिटिशन आपको छाँटेगा कैसे? कॉम्पिटिशन आपको छाँटेगा कैसे? तो अपने आप को छँटवाना चाहते हैं, अलग करवाना चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंट है बी बेटर। ठीक है? तो इन दोनों बातों में ये समझदारी, ये लोग हैं जो पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो समझदार होते हैं। ये है समझदार लोग, जो सिर्फ पढ़ते नहीं है, उन्हें पता है पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ना काफी नहीं है। पढ़ने से भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है बी बेटर, अच्छा होना। अगर आप अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो फिर चाहे 2 साल पढ़ो और चाहे 10 साल पढ़ो। जैसे मैं बताता हूँ, घर में खाना कोई तो 20-20 30-30 सालों से खाना बना रही है, क्या उनका खाने में बेहतर हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने एनालाइज़ ही नहीं किया कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे इसको बढ़िया किया जा सकता है, कैसे इसको बढ़िया किया जा सकता है। ठीक है ना? तो पहला कारक ये रहेगा। दूसरा है इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया। बहुत बुरा, बहुत बुरा है। दूसरा घटक है आपका सोशल मीडिया। अवॉइड सोशल मीडिया। जितने दिन तैयारी कर रहे हो, सोशल मीडिया को छोड़ दो। अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन छोड़ दो। इनसे क्या होगा? इनसे आपके अंदर बहुत सारे मार्गदर्शन आएँगे। अलग-अलग लोग अलग-अलग राय देंगे। कोई कहेगा थाली बजाओ, कोई कहेगा दिया जलाओ, कोई कहेगा मूर्ति पूजा करो और कोई करेगा, हर किसी अपनी-अपनी राय है। अगर आपको गलत निर्णय लेना है, तो ज़्यादा लोगों से राय लीजिए। ज़्यादा लोगों से राय लेंगे, निर्णय अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो अगर आपको गलत निर्णय लेना है, तो ज़्यादा लोगों से राय लो, और सही निर्णय लेना है, तो 1-2 को गुरु बना के रखो, उन्हीं की शरण में रहो, उनकी मानो। वरना अनगिनत, और यूट्यूब पे पता ही है, सबको अपने वीडियो चलवाने, सबको व्यू क्रिएट करने, सबको सब्सक्राइब चाहिए, सबको शेयर चाहिए। हर कोई अपनी-अपनी कहानियाँ झूठी सही लाएगा, कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ बहुत बढ़िया लगेंगी, और आप उसमें फँस के रह जाएँगे। आप उन सब में फँस के रह जाएँगे, बाकी उसका कुछ भी नहीं है, वो सब हवा-हवा ही है। यूट्यूब की रियलिटी आप लोग अब भी नहीं समझे हो, तो फिर वही समझदारी में प्रॉब्लम है आपकी। अगर अभी भी आप यूट्यूब को नहीं समझे हैं और अभी भी आपको ये लगता है कि यूट्यूब आपको दिशा दे रहा है और सही दिशा दे रहा है और वो आपको सिलेक्शन तक पहुँचा देगा, नहीं। यूट्यूब आपसे व्यू ले रहा है, आपका टाइम ले रहा है,
आपको सब्सक्राइबर बना रहा है, बदले में आपको कुछ भी नहीं देगा सिवाय डिस्ट्रैक्शन के, सवाए अशांति के, फालतू की हीन भावना के, डीमोटिवेशन के अलावा वो आपको और कुछ नहीं देने वाला। और बाकी स्ट्रैप में फंसे हो तो फंसे रहो। जिसको सिलेक्शन लेना है वो इनसे दूर रहिएगा। अगले 3 महीनों तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, इनसे दूर रहिए। चाहे वो शॉर्ट्स हो, आप अगर अपने आप को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि बीच से मेरा फायदा हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर फायदा हो भी रहा है, अगर आप ये कहो कि मुझे आम खा के फायदा होता है, तो आम खा के अगर आपको एक फायदा होता है तो 5 नुकसान भी हो रहे होंगे। समझ रहे बातों को? तो वही कहानी है, अगर आपको एक फायदा हो रहा है तो पीछे 5 नुकसान भी पक्के हो रहे हैं। अब 5 नुकसान के बदले एक फायदा, महंगा ही पड़ रहा है, महंगा ही पड़ रहा है, वो आपकी मर्जी है। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करें, डिलीट कर दें एटलीस्ट 3 महीने के लिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे और एग्जाम अगर हो जाते हैं, इन केस हमारे एग्जाम हो जाते हैं, अगस्त में एग्जाम होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब वर्ग 2 की भर्ती अगले 5 साल तक नहीं होने वाली। अगले 5 साल भर्ती नहीं होने वाली, गई 5 साल के लिए। अब 5 साल के लिए खूब टाइम है आपका, आराम से जाइए, यूट्यूब चलाइए, फेसबुक चलाइए, मजे में करिए। फिर उसके बाद आप फ्री हैं, वापस अपनी दुनिया में आ जाइएगा। ये दुनिया हमेशा चालू है, चालू रहेगी। तब तक इनसे बचिए, क्योंकि यहाँ बहुत सी राय मशवरा बहुत कुछ है यहाँ पे, और सारा का सारा बकवास है। कोई प्रमाणिक सोर्स नहीं है, कोई भी प्रमाणिक सोर्स नहीं है। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो एक भाई साहब बता रहे थे कि लगभग लगभग 4,500 सीटें आएंगी वर्ग 2 की। 4,500 सीटें आएंगी वर्ग 2 की। इतने बच्चे बैठे हैं, 4,500 कहाँ से खबर? कोई सिर पैर नहीं खबर का, कोई आधार नहीं खबर का, अपनी मर्जी से 4,500 सीटें निकाल दी। कोई कल भाई आएगा 5,000 सीटें निकलवा देगा, कोई आएगा 10,000 सीटें जारी करवा देगा, कोई 15,000 सीटों पे वैकेंसी निकलवा देगा। कोई भाई ये समझा रहा था कि कंपटीशन तो 3 पर 1 है, आपको 3 बच्चों को छोड़ना है, सिलेक्शन आ जाएगा। 3 बच्चों को, क्या परीक्षा 3 बच्चों की लग रही है? इतने, मतलब आप गणित के विद्यार्थी हैं और वहां पे तर्क देखेंगे तो इतने घटिया तर्क दिए गए हैं, जिसका सुनने में अच्छे लगते हैं, वो सुनने में बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल लगते हैं कि एकदम कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं ये लोग, जबकि उनका जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। 3 पे 1 सिलेक्शन कैसे आएगा? समझाना, अनुपात का ही गलत इस्तेमाल किया गया कि 3 पर 1 सिलेक्शन आ रहा है। क्या 3 बच्चे परीक्षा देने वाले हैं जो एक का सिलेक्शन होगा? नहीं। अगर 2,000 सीटें हैं तो सिर्फ 2,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए 50,000 बच्चे हैं तो 50,000 में से ऊपर वाले 2,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। 3 पे 1 वाला कोई कहानी नहीं है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन 3 पर 1 कुछ भी नहीं है। कोई नहीं है कि आपने 2 को छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 को नहीं छोड़ना आपको। अगर 50,000 बच्चे बैठे हैं, 2,000 सीटें हैं, तो आपको 48,000 बच्चों को पीछे छोड़ना होगा। 48,000 बच्चों को अपने पीछे छोड़ना होगा, 2 को नहीं छोड़ना होगा। कितना बड़ा भ्रम है ये देखो। अगर 2,000 सीटें आई है, 50,000 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, तो इसका मतलब है आपको 2,000 में आना होगा। यानी आपको 48,000 बच्चों को पीछे छोड़ के आना होगा। 48,000 बच्चों को। ये 2 पे 1 वाला कुछ नहीं है। कहाँ है 2 पे 1? क्या मतलब है 2 के 1? बताओ। 2,000 सीटें आएंगी, क्या दो आपने 2 बच्चों को छोड़ दिया, अपने मोहल्ले के 2 बच्चे पकड़ लो, बोले देखो इनको मैं छोड़ दूंगा, मेरी सीट पक्की कर दो। क्या ये कैसे काम करता है ये आंकड़ा? ये 2 अनुपात 1 कैसे काम करता है? काम ये करता है कि आपको मेरिट में आना होता है, और ऊपर वाली मेरिट जितनी भी है, 1,500 सीटें या 2,000 सीटें, उसमें आना पड़ेगा। 1 लाख बच्चे बैठे चाहे 2 लाख बच्चे बैठे, आपको ऊपर 1,500 या 2,000 में ही आना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कितने लोग हैं। तो ये एक्चुअल में ये है कंपटीशन, ना कि 2 पे 1। अब 2 पे 1 सुनने में तो अच्छा लगा कि यार 2 ही तो फेल करने, 2 ही बच्चों से तो मुझे आगे आना है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 48,000 बच्चों है, 50,000 है तो 48,000 बच्चों को छोड़ के आना है आपको। और अगर जितने भी है 2,000 माइनस कर लो, अगर 2,000 सीटें आती है इन केस, अभी पता नहीं है वो कितनी आती है, उतने से बचे हुए बच्चों को छोड़ के आपको ऊपर आना है ना? तो इस चीजों को एकदम ये तो कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत झूठ है। अब कौन कौन आके आपको झूठ को सही करवाएगा, है ना? और कब झूठ सुनते रहोगे, ठीक करवाते रहोगे, तो 3 महीने निकल जाएंगे। तो इससे बेहतर है अवॉइड करो, दूर रहो, सुरक्षित रहो, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा, तीसरा है रेगुलरिटी, नियमितता। नियमितता बनाइए, नियमितता बनाइए। नहीं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता, सब हवा हवाई है। अगर खबर आती है, ऑफिशियल न्यूज आएगी तो आप तक पहुंच जाएगी, और ऑफिशियल न्यूज नहीं है तो फिर हवाएं हैं, चलने दो। और आप हर हवा का स्पष्टीकरण चाहते हो कि भाई कोई, पहले आपने अफवाह सुनी, फिर यूट्यूब पे जाके अफवाह का खंडन करवा के आए,
यूट्यूब से अफवाह इकट्ठी करी, यूट्यूब पे जाके खंडन करवाया, आपका तो समय गया ना, आपका तो घंटा 2 घंटा गया। किस लिए? और ऑफिशियल न्यूज रोज रोज नहीं आती। ऑफिशियल न्यूज है ना, ये रोज रोज खबर में नहीं आती कि दिन में 3 बार ऑफिशियल न्यूज आ रही है, 1500 सीटें, 2000 सीटें, 2500 सीटें। और किसने बताया कि 4000 सीटें आई? क्या मुख्यमंत्री ने कॉल किया उस भाई साहब को? किसने कॉल किया कि 4500 सीटें आ रही है? और जब आएंगी तो नोटिफिकेशन आएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं, है ना कहीं आपके मामले में भी कुछ वो है। आप भी चाहते हैं कि टाइम बर्बाद हो, मज्जो आ रहे है, स्वाद आ रहे है ना, अफवाहें चल रही है, भयंकर मजा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप भी शामिल है ना, कहीं ना कहीं आपका मन भी शामिल है। आप चाहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग, ये गॉसिप चलती रहे और टाइम बर्बाद होता रहे। पकड़ो इस बात को, बुरा लग रहा होगा लेकिन सच है। अगर आप अफवाहें सुन रहे हैं, इसका मतलब गॉसिप वाले बंदे हो। आपको भी चटपटा चाहिए थोड़ा सा, कि थोड़ा चटपटा आए। 2500 आ रही है, 5000 आ रही है वैकेंसी, है ना, मतलब आप कान खुले रख रहे हो, इसका मतलब आपकी इच्छा है गॉसिप सुनने की। और सुन रहे हो तो सुनो, फिर सिलेक्शन की बातें मत करो, है ना, फिर आडंबर करने की जरूरत नहीं है। पक्की बात है, रह जाओगे। भर्ती अपने आप निकाल लेगी आपको। भर्ती में बहुत बढ़िया फिल्टर लगा हुआ है, वो अपने आप समझदार लोगों को निकाल देती है। और जिसके पास मूर्खता है वो अपने आप छंट जाते हैं। छलने का काम यही है, समझदार अलग, बेवकूफ सारे एक तरफ। तो इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी कि रेगुलरिटी पे आते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करिए, डेली पढ़िए, संडे को भी पढ़िए, संडे को भी पढ़िए, छुट्टी वाले दिन भी पढ़िए, घर पे आप बीमार हैं तो भी पढ़िए, क्योंकि अब आप ऑनलाइन में है ना कि ऑफलाइन पे। अगर आप बीमार भी पड़ते हैं तो भी आप मोबाइल चला सकते हैं, और चलाते ही हैं। अगर आप बीमार भी होते हैं तो मोबाइल चलाते हैं। यूट्यूब को देखते समय आप मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब तो आप देखते ही हैं। बीमार होते हैं तो आप सोशल मीडिया चलाते ही हैं, कुछ तो चलाते हैं, इंटरटेनमेंट तो करते ही हैं। तो इंटरटेनमेंट को हटाकर एजुकेशन ऐड कर दीजिए। इंटरटेनमेंट की जगह एजुकेशन। आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, जब तक जिंदा है पढ़ाई करते रहना है, लगातार करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, हर दिन पढ़ना है। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपका दिमाग वायर होगा इस तरीके से, प्रोग्राम होगा इस तरीके से, उस तरीके से सोचने की है। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे आता है रेगुलरिटी का। एक बार हमारे कोई परिजन थे, जानकार थे, उनको कोई इन्फेक्शन हुआ था, यूरिन में इन्फेक्शन हुआ था, और कोई माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई वायरस बैक्टीरिया की केस था, जो उनकी जांच कराई और उसमें ऐसा है कि तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी 6 महीने दवाई चलेगी, और आप इनको 6 महीने और कंटिन्यू दवाई देना है आपको, 6 महीने कंटिन्यू चलती रहेगी। मैं 15-15 दिन से एंटीबायोटिक्स चेंज करूंगा और लगभग दवाई चलती रहेगी। तो भाई साहब की दवाइयाँ शुरू हुई। दवाई शुरू होते ही लगभग 1 महीने में उनको आराम आ गया, ठीक ठाक आराम आ गया। फिर 2 महीने उन्होंने दवाई ली, काफी आराम आ गया। तीसरे महीने दवाई ली, बहुत आराम आ गया, लगभग यूं लगने लग गया कि बीमारी है ही नहीं। चौथे महीने तो उनको ऐसे हो गया कि अब फालतू की दवाई ले रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है, अब बंद कर देता हूँ, क्यों फालतू में पैसे लगाऊं, फालतू में रोज जाना पड़ता है, 15-15 दिन से जाता हूँ, दवाइयां लेके आता हूँ, बंद है, एकदम आराम है, अब तो है ही नहीं, नामो निशानी नहीं है उस बीमारी के। भाई साहब ने दवाइयां बंद कर दी। दवाई बंद करने के 1 महीने बाद में भाई साहब को दोबारा प्रॉब्लम शुरू हुई। दोबारा शुरू हुई तो फिर से बात है, बोले यार प्रॉब्लम हो गई, अब तो जाना पड़ेगा। हम डॉक्टर के पास वापस गए, हमने डॉक्टर को कहा कि ये बात हो गई। तो बोला मैंने कहा था ना 6 महीने के लिए। तो बोला हमने सोचा कि आराम आ गया तो अब फालतू की दवाइयां क्यों ले। बोला आराम नहीं आया, जो बैक्टीरिया था उसकी 6 महीने टोटल चलता है, 6 महीने में पूरे तरीके से खत्म होता है, पूरे तरीके से। अगर 4 महीने आप दवाई लोगे तो वो कुछ बच जाएगा, और जैसे अगर वो बच गया तो वो वापस से ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करते ही वापस से अपने वो नंबर बढ़ा लेगा, और आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने दवाई शुरू की थी। अब आपको यहाँ से वापस से 6 महीने की दवाई लेनी पड़ेगी, यहाँ से फिर से 6 महीने की यात्रा चलेगी। अब आपके वो 4 महीने बेकार हो गए, क्यों? क्योंकि आपने दोबारा मौका दे दिया उसको पनपने का। अब आपसे यहाँ से फिर से 6 महीने दवाई चलेगी। तो यही मूर्खता है। अगर आप रेगुलरिटी को तोड़ते हैं तो आपको वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां से आपने बंद किया था। कोई फायदा नहीं होता जो आपने पहले किया हुआ था। अब चाहे आपने कितना ही पढ़ा हो, वो सारा का सारा खत्म है। अब वापस से स्टार्ट करो। हाँ, कुछ बच गया तो उसका फायदा मिल जाएगा, बाकी मोटा मोटी सब शुरू से होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाता है रेगुलरिटी। नियमितता बनाइए, रोज पढ़िए, डेली पढ़िए। अगर बाई चांस किसी दिन कोई बहुत स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप नहीं पढ़ पाते, 20 मिनट पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, पढ़िए जरूर। ये एक बात को समझाएगा कि आपकी पढ़ने की इच्छा तो है। आपकी पढ़ने की इच्छा को दर्शाता है कि आप पढ़ेंगे, आप पढ़ना चाहते हैं। आपका दिमाग इस तरीके से वायर होगा कि ये पढ़ना चाहता है। इतनी परिस्थितियां खराब है, आज का दिन इस तरीके से बिजी है, लेकिन फिर भी जहां भी टाइम मिल रहा है मैं पढ़ रहा हूं। जैसे आप सोशल मीडिया के लिए देखिए, जहां भी टाइम मिलता है आप पढ़ने खोलने लग जाते हैं।
आप चाहे हॉस्पिटल में बैठे हो, आप सोशल मीडिया खोल लेते हैं, शॉर्ट्स खोल लेते हैं, न्यूज़ पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं ना। जितना सोशल मीडिया के प्रति आपका अट्रैक्शन रहता है, आप कहीं भी हो, आप बस में बैठे हो, आप खाली बैठे हो, आप रात को आपकी आँख खुल जाती है, आपको नींद नहीं आ रही, आप सोशल मीडिया खोल लेते हो। जिस तरीके से आप मोबाइल चला लेते हो ना उस टाइम, जो वो टेम्पटेशन आपके अंदर है, वही आपको पढ़ाई के लिए रखनी है। जहाँ टाइम मिले, पढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ भी समय मिले, पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह की इच्छा शक्ति जब दिखाओगे, इस तरह की रेगुलरिटी जब आप दिखाओगे, तो आप सिलेक्शन निकाल लोगे। ये चीज़ ऐड करके रखना, इसके बिना सब बकवास है। ये नियमितता नहीं है तो मैंने पहले ही कहा, कोई चीज़ टिकेगी नहीं। चीज़ें तभी टिकती है जब दिमाग को लगता है कि ये बंदा अब इसको कंटिन्यू करेगा, इसको लगातार करेगा। वरना दिमाग सोचता है कि ये आज के लिए कर रहा है या 2 दिन के लिए कर रहा है, फेंको इसको। बस आज 2-3 दिन पढ़ रहा है ये, फिर ये बंद कर देगा। क्यों सेव क्यों करके रखें? जब उसे लगे कि हाँ, डेली पढ़ रहा है, तो आपका दिमाग वायर होता है उस तरीके से कि अब तो डेली पढ़ेगा। डेली पढ़ेगा मतलब ये छोड़ेगा नहीं, और छोड़ेगा नहीं तो उसको सँभाल के रखो, क्योंकि ये बार-बार रिकॉल करेगा। तो वो उसको हिसाब से रखता है और उसे लगता है कि ये रोज़-रोज़ यही कर रहा है, नौटंकी है। 3-4 दिन पढ़ेगा फिर बंद कर देगा। तो वो उसको उस तरीके से मेंटेन करेगा। आपका दिमाग आपको बहुत अच्छे से समझता है। तो रेगुलरिटी बनाइए, अपने आप सब चीज़ें सिस्टम में आ जाएँगी। अगला रहता है हमारा, जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी भी शुरुआत में बनाया था, हाउ मच इज़ इनफ? कई बच्चे कहते हैं सर कितने घंटे पढ़ें? 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे? तो भैया कोई नाप-तोल नहीं है। कोई भी इसका कोई नाप-तोल नहीं है कि 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। कोई भी एक पैमाना नहीं है। पैमाना सिर्फ़ इतना ही है, जब टाइम मिले पढ़ो, जितना मिले उतना पढ़ो। कोई भी नहीं है। क्या अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वर्ग 2 का जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ क्या रहेगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं उसकी कट ऑफ क्या रहेगी? अगर आप मुझे ये बता सकते हैं उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने घंटे पढ़ने हैं। बोला पता ही नहीं। पता नहीं कौन-कौन परीक्षा में बैठेगा, कहाँ-कहाँ से बैठेगा, कैसे-कैसे पढ़ के बैठेगा, कैसे-कैसे बच्चे बैठेंगे, उसके हिसाब से मेरिट आएगी। तो बस उसके हिसाब से पढ़ना है। हमें भी कोई नियम नहीं पता। हमें ही नहीं पता कि कौन-कौन से बच्चे बैठेंगे, कैसे बच्चे बैठेंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में उनका दिमाग कैसे चलेगा, क्या करेगा, कोई भी पैमाना नहीं है। इस बात को नापने का कि इतने घंटे पढ़ो ये पर्याप्त है। इतने घंटे पढ़ो ये पर्याप्त है। ऐसा कोई भी नाप-तोल नहीं है। हाँ, फिर भी आप चाहते हो कोई नंबर है तो यूट्यूब पे जाइए। मैंने कहा ना गॉसिप चाहिए, जाओ यूट्यूब पे। कोई कहेगा 6 घंटे पढ़ो, कोई कहे और जो भी कह रहा है 6 घंटे पूछो भाई साहब से, ठन-ठा के यहाँ पढ़ो। जो भी कह रहा है कि 6 घंटे पढ़ो, उन भाई साहब से पूछो कि महाराज बताओ तो सही, कैसे पता चला 6 घंटे कमाल हो जाएगा? जो भी कह रहा है 6 कह रहा है या 8 कह रहा है, जो भी वो घंटे कह रहा है, पहले उनसे पूछो कि कौन से देवी-देवता हैं आपके यहाँ, जो ये कह रहे हैं कि 8 घंटे पर्याप्त होंगे? कैसे पता चला? कॉम्पिटिशन फिर जब ये पता चल रहा है कि 8 घंटे पर्याप्त है, तो महाराज ये भी बता दो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? उसके हिसाब से मैं पढ़ता हूँ या बंद कर देता हूँ। जब महाराज को 8 घंटे का पता लग रहा है, तो महाराज को ये भी पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सीधा ही पूछ लो ना, बात ही खत्म। अगर महाराज कह रहे हैं कि सिलेक्शन आएगा, तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं आएगा तो बंद करो, कुछ और ढूँढते हैं। तो समझे बात? यहाँ कुछ नहीं है, कोई इनफ नहीं, कोई फिक्स लाइन नहीं है कि 8 घंटे, 10 घंटे, जहाँ टाइम मिले पढ़ो, जितना मिले उतना पढ़ो। 99.99 भी बेकार है। 99.99% इज़ नॉट सफिशिएंट। 100% मतलब 100%। अगर आप मान लीजिए कट ऑफ का एग्जांपल लेते हैं। एक बार शायद एग्ज़ाम हुए थे यहाँ पे, ईओ के एग्ज़ाम हुए थे। नगर परिषद का एग्ज़ाम था, उसमें ईओ का एग्ज़ाम होता, उसकी कट ऑफ गई थी 94। उसकी कट ऑफ गई थी 94, 94 समथिंग कुछ कट ऑफ गई थी। तो हमें याद है कि हम क्लास में चर्चा कर रहे थे। अब मैंने कहा कि यहाँ पे वो बच्चा भी फेल हुआ है जिसने 93 पॉइंट 93.99 बनाए, वो भी फेल हुए। ये है मामला। आप कितने नंबर बनाते हैं वो सब बेकार है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही पैमाना है, कट ऑफ से आगे, कट ऑफ से पीछे, बस। अब आप कट ऑफ से कितना रह गए, और कोई कट ऑफ से कितना आगे चले गए ये भी कोई नहीं पूछेगा। ये भी कोई नहीं पूछेगा। अगर कट ऑफ 94 है और आपने 94.01 बनाया, कोई नहीं पूछेगा आपसे। और आपने 93.99 बनाए, तो भी कोई नहीं पूछेगा कितने नंबर से रहे भैया, और कितने नंबर से सिलेक्ट हुए भैया। कोई इसके बीच में दीवार नहीं है, बस 2 ही लाइनें हैं, हुए, नहीं हुए। और ये इस लाइन को पकड़ पाना असंभव है कि ये लाइन कौन-सी है। बस इसीलिए एक ही नियम लागू होता है, जहाँ टाइम मिले, जितना टाइम मिले, पूरी शिद्दत से मेहनत करो, पूरी शिद्दत से लगे रहो, क्योंकि 99.99 भी फेलियर ही है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या है। अगर कट ऑफ सो गई है, अगर कट ऑफ सो गई है तो 99.999 वाला भी फेल है, क्योंकि सो नहीं है, कट ऑफ सो है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाती है ना, अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले बीएससी के एडमिशन होते थे तो कट ऑफ सो होती थी, कट ऑफ सो होती थी। तो हम उस समय बात करा करते कि राजस्थान का जो टॉपर होता था उस समय, जो राजस्थान का टॉपर होता था वो होता था 96 97 का टॉपर होता था 12th का, तो वो 96 97 बनाता था। और दिल्ली की कई बार कट ऑफ चली जाती थी 100 में से 100 कट ऑफ चली जाती थी। तो हम कहते थे हमारे तो राजस्थान के टॉपर का दिल्ली में एडमिशन ही नहीं होगा, राजस्थान का टॉपर है, दिल्ली में एडमिशन ही नहीं होता, क्योंकि कट ऑफ सो जाती है। बेचारा यहाँ का टॉपर वहां पे बेसहारा हो जाता है। तो वही हकीकत बात है कि भैया आपके 96 97 कोई मायने नहीं रखते, यहाँ सिर्फ मायने रखता है वो कट ऑफ, उसके परे, उससे पहले वो कहाँ है किसी को नहीं पता। इसलिए पूरी जी जान से जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। ठीक है। अगला एक चीज जो मैं हमेशा समझाता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार मैं सबसे कहता हूँ कि कंपटीशन जो होता है वो इनसेंसिटिव होता है, इसे आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये असंवेदनशील होता है। जो कंपटीशन होता है वो असंवेदनशील होता है। कई बच्चे सर कहानियां सुनाते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ गई मेरे घर में, ये प्रॉब्लम आ गई। एक चीज सोचिए, छोटा सा एग्जांपल से सुनाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके सामने शेर खड़ा है, आपके सामने शेर खड़ा है, अब शेर से बचने का सिर्फ एक तरीका है, उसे मार डालिए तो आप बच जाएंगे, उसे मार डालिए तो आप बच जाएंगे। अगर उसे नहीं मारा तो वो आपको मार डालेगा। उसके बाद में कोई कहानी मायने नहीं रखती। आपके बचने का सिर्फ एक तरीका है, शेर को मार डालिए, अपनी जान बचा लीजिए। क्या कोई और तरीका है? आप ये कहो कि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरी तबीयत खराब है। शेर को कहो, शेर भाई मेरे बीपी हुआ पड़ा है, मेरे शुगर भी है, मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। क्या शेर कोई सी बात मानेगा आपकी? एक भी बात आप उसे जो समझा रहे हैं, क्या वो एक भी बात मानेगा आपकी? नहीं, कुछ नहीं मानेगा। आप चाहे हजारों एक्सक्यूज दे दो उसको, वो नहीं मानेगा। एक ही तरीका है, उसे मार डालो। अगर आपने उसे मार डाला तो आप बच गए, और नहीं मार डाला तो वो आपको मार डालेगा। यहाँ कोई भी मायने नहीं रखता। आपके बताए गए किसी भी कारण, चाहे वो कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, कितने भी वो सही है, थोड़ा सा बुरा लगता होगा, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पारिवारिक परिस्थितियां बहुत खराब है, फिर भी कंपटीशन को कोई लेना देना नहीं है उनकी पारिवारिक कंडीशन क्या है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। कंपटीशन ये नहीं देखता कि ये अमीर बच्चा है तो इसका सिलेक्शन रहने देते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे का सिलेक्शन पहले होना चाहिए, अमीर का नहीं होना चाहिए। कंपटीशन को कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए समझिए कि आपकी क्या स्थिति है अभी, पारिवारिक स्थिति क्या है, या कोई भी स्थिति क्या है। आप सिर्फ एक्सक्यूज देके अपने मन की शांति कर सकते हैं, कंपटीशन को इससे कतई फर्क नहीं पड़ेगा। और बेहतर है कि अपने एक्सक्यूजेस को बंद करके पैक करके रख दो और पढ़ाई करो। और एक्सक्यूज मिलते रहेंगे आपको तो आप सिर्फ समय बर्बाद कर सकते हैं। बाकी चाहे वो मैंने कहा ना कितना भी जेन्यून क्यों ना हो, कितना भी जेन्यून क्यों ना हो, आप चाहे मतलब है ना, आप जाके अपने जो आईएएस लगता है आईएएस से स्टाम्प लगवा के ले आओ कि देखो साहब आईएएस ने लिख के दी है कि ये मेरा कारण है, एकदम सत्यापित है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप गृह मंत्रालय से प्रमाण पत्र जारी करवा लीजिए कि आपकी जो समस्या है वो एकदम वास्तविक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में वो कागज कोई काम नहीं आएगा। कंपटीशन में तो आपका ज्ञान ही आपको बचा सकता है। तो ये बुरी है, ये बहुत बुरा लगता होगा। बहुत से लोग मेरे को कहानियां, ये है सर मेरी ये प्रॉब्लम, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं सुन लूंगा, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है, मेरी सारी संवेदनाएं आपके साथ है। लेकिन कंपटीशन को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपके प्रॉब्लम्स है, कंपटीशन में मत उतरिए, मत उतरिए कंपटीशन में, कोई काम का नहीं है, समय की बर्बादी है। इससे बेहतर है कि कुछ और करिए, वो ज्यादा बेटर है। कंपटीशन को किसी से कोई लेना देना है नहीं, उसमें पढ़ाई करके जाओगे, ज्ञान लेके जाओगे, ज्ञान काम आना है, बाकी कोई भी कारण काम नहीं आना। तो अगर आपके कोई भी ऐसा कारण है जिससे कंपटीशन की तैयारी नहीं हो सकती, तो शेर के सामने ही मत जाओ। अगर कुछ भी कोई भी एक्स वाई जेड कारण आपका है, आप शेर को नहीं मार सकते, तो शेर के सामने मत जाओ।
अगर आपको शेर को मारने के साहस नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, तो शेर के सामने मत जाओ, क्योंकि या तो आप शिकार करके आओगे या आप शिकार होके आओगे। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन वहाँ है ही नहीं। तो ये बुरा लगे या भला लगे, लेकिन हकीकत यही है ना? खासकर कई बार लड़कियाँ वो मुझे बताती रहती हैं, अरे हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे परिवार में ये प्रॉब्लम रहती है, बच्चों की। तो मैंने कहा कोई उपाय नहीं है ना। कौन शेर कभी ये सुनता है क्या कि आप कितने बच्चों के पापा हो, कितने बच्चों की माँ हो? क्या मतलब है इस बात से? कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। मैंने कहा ना, एक ही बचने का तरीका है, शेर को मार डालो या फिर शिकार हो जाओ। तो यही इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिमाग में बिठा लो अच्छे से, कि अगर कॉम्पिटिशन क्रैक करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। आपके शुगर है, आपके बीपी है, आपके घर में ऐसी हालत है, आपकी परिस्थितियाँ खराब है, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉम्पिटिशन माँगता है पढ़ाई, ईमानदार पढ़ाई, बस। ठीक है? चलो, आ जाओ। अब थोड़ा-सा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, और बाकी लोगों को, आप लोगों को और भी समय-समय पे मैं गाइड करता रहूँगा। लेकिन आज का ये छोटा-सा सेशन बीच वाला मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट दिया है आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भई तैयारी करनी पड़ेगी, 3 महीने जम के करनी पड़ेगी, जम के तैयारी करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है? आ जाओ। पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, सिलेबस एक ही है, जो जारी हुआ पड़ा है वही सिलेबस है। अब कई लोग कहते हैं लाभ-हानि का है, तो भैया लाभ-हानि इसमें है ही नहीं। लाभ-हानि इसमें है ही नहीं। कई लोग, कई बच्चे कहते हैं लाभ-हानि, लाभ-हानि इसमें ही नहीं है। अगर कोई टॉपिक इसमें नहीं है तो वो कहाँ से करवाएँगे? और क्यों करवाएँगे? बोले सिलेबस चेंज, जब सिलेबस चेंज होगा तो देखेंगे क्या आता है। सिलेबस आने तो दो। अभी तो जो हमारे पास पुराना सिलेबस पड़ा है, अभी तो वही हमारे लिए लाइन है, और उसमें जो-जो दिया हुआ है हमें वो पढ़ना है। हाँ, अगर उससे बाहर कुछ आता है तो हम चैलेंज कर पाएँगे। उससे बाहर अगर ये जो सिलेबस बताया गया है, अभी यही मान्य है। अगर यही सिलेबस मेन तक रहता है और फिर अगर इस सिलेबस से कुछ बाहर आता है तो हम चुनौती दे सकते हैं कि भई ये तो सिलेबस में था नहीं, आपने कैसे दे दिया? है ना? तो हमारा काम है सिलेबस को बाँधे रखना। ना सिलेबस से कम पढ़ना और ना सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना। सिलेबस से ज़्यादा बहुत है। आप वर्ग 1 की तैयारी करिए, ढेर सारी चीज़ें। अब कोई कहे प्रायिकता, तो प्रायिकता इसमें है ही नहीं। बोला लिखा हुआ नहीं है, वो लेकिन वो सिलेबस में। सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है तो और कौन-सा सिलेबस आ गया? सिलेबस में ही नहीं लिखा हुआ तो फिर और कौन-सा सिलेबस आ गया? अब क्या वर्ग 1 का सिलेबस लेके बैठे? वर्ग 2 की तैयारी में क्या वर्ग 1 का सिलेबस लेके पढ़ेंगे? वर्ग 2 की तैयारी में वर्ग 2 का ही तो सिलेबस लेके बैठेंगे। तो वर्ग 2 का सिलेबस में वो नाम ही नहीं आ रहा, प्रायिकता का नाम ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़ें प्रायिकता को? और फिर कहो कि वर्ग 1 में है, तो वर्ग 1 में तो वर्ग 1 की तैयारी करो ना। जिसके सिलेबस में है उसमें पढ़ो, इसमें नहीं है। इसमें जितना है उतना हम पढ़ेंगे और उसी के साथ रहेंगे। हाँ, सिलेबस चेंज होता है तो वो नया बताएँगे, छुपा के तो बताएँगे नहीं, या यूट्यूब वालों को पहले फ़ोन करेंगे कि यूट्यूब वाले भइयों सुन लो, सिर्फ़ तुम लोगों को बता रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट को एक बार मत बताना कि सिलेबस ये आएगा। तो ये बेवकूफ़ानी थोड़ी बातें छोड़ो, समझो कि यूट्यूब पे कोई थोड़ी खबर देगा। यूट्यूब वालों को फ़ोन करेंगे, वो तो नोटिफ़िकेशन निकालेंगे कि भैया सिलेबस चेंज रहा। और जिस दिन वो नोटिफ़िकेशन निकालेंगे वो सबके पास आएगा, वो हम सबको मिलेगा। ये तो होगा नहीं कोई ख़ास यूट्यूबर है जिसकी सीधी बात चलती है हॉटलाइन पे कि सिर्फ़ उसी को पहले बताएँगे, ऐसा तो कोई नहीं है। आएगा तो सबके सामने ही आएगा, और नहीं है तब तक कुछ नहीं है, सिर्फ़ अफ़वाहें हैं। उससे पहले सब अफ़वाहें हैं। अफ़वाहों में आप सिलेबस चाहे जितना बड़ा बना दो। अब कई जने कहते हैं कि सिलेबस में ये भी आ सकता है। आ सकता है, ऐसे कैसे आ सकता है? अगर सिलेबस से बाहर आया तो ऑब्जेक्शन जाएगा। अगर सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन आया तो ऑब्जेक्शन जाएगा, क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा। सिलेबस दी है, हमने थोड़ी बनाया है, आपने दिया सिलेबस, और आपने दिया है, तो आपको सवाल वहीं से पूछने पड़ेंगे, तो अपने आप बन जाएगा। तो सीधी-सीधी बात है, सिलेबस पकड़ के रखो, फालतू चीज़ों में मत आओ। सिलेबस के साथ जो है, हम अभी उतना पढ़ेंगे, नया सिलेबस आएगा तो हम नए के साथ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पुराना सिलेबस दिया हुआ है, हमें अभी उसी को पढ़ना है। जब नया आएगा तो नए को देखेंगे, ठीक है? तो इसमें एक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, है ना? अच्छा, ये बात अच्छे से सुन लो भाई, ये बात अच्छे से सुन लो। कई कहेंगे वो कार्य, काम सिलेबस में है क्या? है तो दिखा दो, अभी पढ़ा दूँगा। अभी शुरू कर देंगे हाथों हाथ ही। जो सिलेबस में है वो बता दो। सिलेबस से बाहर तो फिर बहुत है। सिलेबस से बाहर तो क्रमचय संचय भी है। सिलेबस से बाहर तो द्विपद प्रमेय भी है। सिलेबस से बाहर तो समाकलन भी है। सिलेबस से बाहर तो अवकलन भी है। सिलेबस से बाहर तो अवकलन के अनुप्रयोग भी है। उससे बाहर तो अवकल समीकरण भी है। उससे बाहर तो सदिश भी है। उससे बाहर तो बहुत कुछ है।
तो फिर उसका क्या नाप तोल है? नाप तो सिलेबस का ही होता होगा, जितना सिलेबस है उसके साथ है। उसमें से कुछ छूट रहा है तो बताओ। बोला नहीं हमारा सिलेबस अलग है। तो अगर तुम्हारा अलग है तो तुम तुम्हारा लेके बैठो, उसको ऑफिशियल करवा लो, हम वो पढ़ा देंगे। वो ऑफिशियल करवा दो कि भैया ये ऑफिस हमारा सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस हम वो पढ़ा देंगे। और जब तक ऑफिशियल नहीं है तब तक ये जो दिया हुआ है ये। और इसमें कहा गया है संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, ठीक है, बीज गणित, संख्या पद्धति, बीज गणित आए थे तो चैलेंज होंगे, चैलेंज होंगे। वर्ग 1 में क्वेश्चन आए थे, चैलेंज हुए थे, डिलीट हुए, चैलेंज हुए हैं, वर्ग 1 में आए थे। अगर कोई भी बाहर से आएगा तो चैलेंज होगा, चैलेंज होगा तो डिलीट करना पड़ेगा। बात सिलेबस की रहेगी ना। ऑब्जेक्शन का अधिकार क्यों दिया गया? ऑब्जेक्शन का इसीलिए तो दिया गया, गलत क्वेश्चन हो, सिलेबस से बाहर हो, आप चैलेंज कर सकते हैं। सिलेबस की कॉपी लगाइए, पूरा अधिकार है। सिलेबस की कॉपी लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, सिलेबस की कॉपी लगाइए, डिलीट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। संख्या पद्धति, बीज गणित, और बाहर का कैसे तय करें ना, बाहर का कैसे तय पता चलेगा? बताओ आप सदिश पढ़े नहीं पढ़े, आप बताओ, सदिश पढ़ना है नहीं पढ़ना? अब जब आप कह रहे हो कि कार्य पढ़ना है तो सदिश पढ़ना है नहीं पढ़ना? क्योंकि कार्य भी सिलेबस में नहीं है, सदिश भी सिलेबस में नहीं है, तो सदिश पढ़े या नहीं पढ़े, क्रमचय संचय पढ़े या नहीं पढ़े, समाकलन छोड़ दें या पढ़े, तो हम किसको पढ़े? वही जो सिलेबस में, तो जितना लिखा हुआ है एक बार उतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक है नंबर सिस्टम, ठीक है, इसमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, उनसे जुड़ी पावर, घात, बहुपद, ये सब इसके अंदर आ जाएगा टोटल। फिर हाँ ये बहुपद आ गया, बहुपद वाला, बहुपद और परिमेय व्यंजक। हाँ तो एजिस का सवाल, आयु का सवाल रेखिक समीकरण होता है, आयु का सवाल रेखिक समीकरण होता है, वो रेखिक समीकरण में आ गया, वो बीजगणित में आ जाता है। एजिस कोई अलग से टॉपिक नहीं है, एजिस कोई अलग से टॉपिक नहीं है। जैसे संख्या पद्धति है तो आप कहोगे जोड़ के तो लगभग 150 सवाल आए थे, जोड़ का तो यहाँ नाम नहीं, तो संख्या पद्धति में जोड़ आ जाता है, संख्या पद्धति के अंदर जोड़ आ जाता है। तो जो एजिस के सवाल है, एजिस कोई अलग नहीं है, एज तो सिर्फ नाम है, वो तो हमने निकाला है, एज तो हमने नाम निकाला, एज नाम का कोई टॉपिक नहीं होता, एज नाम का कोई, कभी 10th में याद आता है कि एक प्रश्नावली थी आयु के नाम से, 10th में एनसीईआरटी पढ़ाते होंगे आप लोग, कभी सुना कि आयु के नाम से एक प्रश्नावली थी? आप रेखिक समीकरण पढ़ रहे थे, रेखिक समीकरणों को हल कर रहे थे, उस पर आयु के सवाल बन गए। आयु के क्यों, उसमें तो पेन कॉपी के सवाल भी बन जाते हैं कि एक बच्चे ने 2 पेन खरीदे, 4 कॉपी खरीदी, 250 रुपए लगे, 3 कॉपी खरीदी, 4 पेन खरीदे, 150 रुपए लगे। बताओ एक पेन कितने का और एक कॉपी कितने की हुई? तो एक टॉपिक का नाम रख लेते हैं पेन, जैसे आयु एक टॉपिक का नाम है, एक टॉपिक का नाम पेन हो जाएगा, एक टॉपिक का नाम पेंसिल हो जाएगा, नहीं? इस हिसाब से तो ये परिभाषा भी बनती है कि एक टॉपिक का नाम आयु रख लो, एक टॉपिक का नाम पेन रख लो, एक का नाम पेंसिल रख लो, एक का नाम कॉपी रख लो। आय किसमें है वो पहले देखो, वो उपयोग है, वो उस चीज के उपयोग है, वो सवाल है उस पर। सवाल में रामलाल आ गया तो एक टॉपिक का नाम रामलाल, भी रामलाल का भी नाम आया था। सर 2 सवाल पेपर में आए थे रामलाल लिखे हुए, तो रामलाल भी टॉपिक है, वो नहीं पढ़ाया। तो रामलाल नाम था, टॉपिक नहीं था। टॉपिक देखो वो किसके अंदर आया था, किस टॉपिक के अंदर आया था वो देखो, समझ रहे बातों को। तो आयु अलग से टॉपिक नहीं है, आयु अलग से टॉपिक नहीं है। क्या होता है कि मोहित की आयु, मान लो मोहित और रोहित 2 जने हैं, मोहित की आयु का दुगना, मोहित की जो आयु है अगर उसका हम दुगना कर दें तो वो रोहित की आयु से 4 अधिक हो जाता है। आयु से 4 अधिक हो जाता है, मतलब रोहित की आयु में 4 जोड़ दो, ये उसके बराबर हो जाता है। तो मोहित की आयु मान लीजिए x साल है और रोहित की आयु y साल है, तो ये आपका बन गया 2x बराबर y+4। इन्हें कहते हैं रेखिक समीकरण। और अगर ऐसी एक समीकरण और बन जाती है तो इन्हें कहते हैं युगपत रेखिक समीकरण, युगपत रेखिक समीकरण। सिंपल इंटरेस्ट का और लाभ हानि का कैसे संबंध हुआ? सिंपल इंटरेस्ट का और लाभ हानि का कैसे संबंध हुआ?
साधारण ब्याज का लाभ हानि से कैसे संबंध हुआ? समझाओ थोड़ा सा। दीप्ति कह रही है कि जब सिंपल इंटरेस्ट अगर कोर्स में है तो लाभ हानि भी कोर्स में होना चाहिए। कैसे पता चला? ये कैसे, ये क्या हुआ? अगर आउकलन टॉपिक में है, आउकलन अगर सिलेबस में है तो सदिश भी होना चाहिए। अच्छा, फिर अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो लाभ हानि भी होना चाहिए। लाभ हानि है तो क्रमचय संचय भी होना चाहिए, और क्रमचय संचय है तो समाकलन भी होना चाहिए। ये कैसे कनेक्शन बन रहे हैं? ये कैसे लाभ हानि कैसे हुआ? लाभ हानि का साधारण ब्याज से कैसे संबंध हुआ? लाभ हानि का साधारण ब्याज के साथ कैसे संबंध हुआ? कैसे कैसे आपने बना लिया? गाय का भैंस के साथ कैसे संबंध हुआ? एक गाय है, एक भैंस है। गाय का भैंस के साथ कैसे संबंध सेट कर दिया आपने कि गाय है तो भैंस भी होनी चाहिए। तुम्हारे घर में गाय है तो भैंस भी होनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर में गाय होती है वो भैंस भी होगी, या जिसके घर भैंस है उसके घर गाय भी होनी चाहिए। कैसे रिलेशन बना? ऐसे रिलेशन बनाओ तो फिर सिलेबस घर बना लो, अपने हिसाब से बनाते जाओ। ठीक है ना? तो ये चीजें मत ऐड करो। आ जाओ, संख्या पद्धति, बीज गणित। अनुपात समानुपात, एक एक नियम, प्रतिशत, ये देखो लिखे पड़े हैं, जिनके नाम है वो लिखे पड़े हैं यहाँ पे। प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, चक्रवर्ती ब्याज। अब जिसका नाम आ रहा है वो है कोर्स में। इनको कोई शर्म थोड़ी आ रही है, कोई छुपा के लिखने की जरूरत थोड़ी है। सिलेबस बना रहा है, उसको छुपा के लिखने की जरूरत थोड़ी है। लाभ हानि लिखना होता तो वो लिख देता, लाभ हानि लिखना होता तो वो लिख देता। उसको शर्म आ रही है कि नहीं लाभ हानि नहीं लिखूंगा, पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे। ऐसा तो कोई फीलिंग नहीं है ना कि जो सिलेबस बना रहा है उसको शर्म आ रही है, मैं लाभ हानि नहीं लिखूंगा। लाभ हानि लिखूंगा तो पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे कि लाभ हानि लिख दिया, है ना? तो ये तो नहीं है ना, ऐसी फीलिंग तो नहीं है कि भाई एग्जाम पे सिलेबस बनाने वाले को शर्म आती होगी कि कुछ थोड़ा कम लिखता हूँ वरना बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कि भाई देखो, लघु गुणक का नाम भी लिखा हुआ है, ये देखो, ये रहा लघु गुणक, ये रहा किस्त, ये रहा अनुपात समानुपात, एक चर राशि के एक घातीय समीकरण, दो चर राशियों का रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियां। तो ये जो सिलेबस है इसके साथ कंटेंट चलेंगे, इसके साथ एकदम बांध के चलेंगे। ज्यामिति पढ़ेंगे, ज्यामिति में कोण पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे, कोण, रेखा, त्रिभुज, वृत्त, ठीक है, समरूप त्रिभुज, त्रिभुजों में जितने भी सब होते हैं। ज्यामिति में फिर छांटना मुश्किल हो जाता है। ज्यामिति शुरू होती है तो फिर सारे ही लगभग सारे ही पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि चतुर्भुज भी आ जाता है, सब कुछ ही आ जाता है, फिर वो कनेक्ट कनेक्ट है। फिर वो ज्यामिति का जितना पार्ट है लगभग सारा ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे जब ये नाम लिख दिया मूल ज्यामितीय अवधारणाएं आ गई तो वो सारा ही आ गया। क्षेत्रफल आ गया, पाइथागोरस प्रमेय आ गई, त्रिभुज के गुणधर्म आ गए, कोण आ गया, समिति की अवधारणा आ गई, वृत्त आ गया, समरूप त्रिभुज आ गया, है ना? तो ज्यामिति में मोटा मोटी सारा का सारा ही पूछ लिया। फिर है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति का परिचय है, अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग में हमारे पास एक अनुप्रयोग होता है, वो होता है ऊंचाई। वो होता है ऊंचाई और दूरी से जुड़ी हुई समस्याएं। ऊंचाई और दूरी मतलब ये अवनमन कोण 30 डिग्री का बना रहा है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये अवनमन कोण जो है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि झील से इतनी ऊंचाई पर एक पक्षी उड़ रहा है, उसका कोण ये बन रहा है। मीनार की ऊंचाई है, मीनार, है ना? मकान, मीनार, मकान, खंबा, दूरियां, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, वो वाले सवाल, है ना? और त्रिकोणमिति का परिचय, परिचय में जैसे बेसिक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौन किसका उल्टा होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, जो सर्व समीकरण होती है उससे जुड़ी हुई चीजें आएंगी। रचनाओं में त्रिभुज की रचना, रेखाखंड का विभाजन, चतुर्भुज की रचना, ठीक है, क्षेत्रमिति आ जाएगी। क्षेत्रमिति में आपका आयतन आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है। श्रेणी आपकी आ जाएगी, समांतर श्रेणी आ गई, द्विघात समीकरण आ गई, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, द्विघात समीकरण आ गई। तो जो भी सिलेबस में है
वो एक टॉपिक भी नहीं छूटेगा, जो भी टॉपिक में, चाहे एकदम लाइन से लाइन मिला लेना। और सिलेबस से बाहर की गारंटी नहीं लूंगा, सिलेबस से बाहर की गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब बनता ही नहीं है, वो होने हैं चैलेंज। फालतू में कम पढ़ना भी बेवकूफ़ी है, तो ज़्यादा पढ़ना है बेवकूफ़ी है ना। अगर आप वर्क 2 की तैयारी कर रहे हैं, वर्क 1 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो क्या काम आएगा आपके? जितना वर्क 2 है उतना पढ़िए, समझदार ही तो होता है। वो ना ज़्यादा पढ़ता है, ना कम पढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आपका समय बर्बाद होगा, कम पढ़ने से आपका अधूरा रह जाएगा, तो वैसे बेकार हो गया। तो ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना, एग्ज़ैक्टली वो पढ़ना है जितने हमारा सिलेबस हमें कहता है। कि सिलेबस को ही मानेंगे और किसको मानेंगे यार? हर कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, उसको मानेंगे क्या? वो कहाँ से प्रमाणिक हो गया? कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कह रहा है लाभ-हानि भी आएगा, ये भी आएगा। भाई तू कौन भाई? कौन? आप कौन? नहीं, किसने अधिकार दिया आपको ये बताने का कि लाभ-हानि आएगा, नहीं आएगा? थे गुरुजी कौन? तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो हर कुछ बोले जा रहे हैं, बिना किसी प्रमाणिक सोर्स के। चिपकाओ, चिपका दो सब, ठीक है ना? इसीलिए कहा है सोशल मीडिया बंद कर दो, आधिकारिक सोर्सों पे, उन पे भरोसा करो, आधिकारिक प्रमाणिक स्रोतों पे विश्वास करो। और प्रमाणिक स्रोत यूट्यूब से नहीं आते, प्रमाणिक स्रोत यूट्यूब से नहीं आते, वो जो वेबसाइट बताई गई है वहां से आएंगे, और लिखित में आएंगे, चोरी छुपे नहीं आएंगे, ठीक है? आ जाओ। फिर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में दंड आरेख, आयत चित्र, माध्य, माध्य का बहुलक, आवर्ती संचय, आवर्ती वृत्त चित्र, आवर्ती बहुभुज खींचना, ये सारा का सारा टोटल रहेगा। तो ये हमारा सारा सिलेबस है, बैक टू बैक करेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, शुरू से लेकर, शुरू से लेकर और एंड तक थ्योरी कराऊंगा, सवाल कराऊंगा, विभिन्न प्रकार के सवाल कराऊंगा, जितने टाइप के सवाल उसमें बन सकते हैं सारे कराऊंगा एकदम। और ये भी मैं आप लोगों को अभी भी श्योर होके कहता हूँ, अगर मेरे साथ चले सिलेक्शन निकाल दूंगा। अगर मेरे साथ चले, देखो मेरे फालतू चीजें नहीं है, फालतू की नोटंकियां करनी है भाई, चले जाओ कहीं और, वो ज्यादा बेटर है। पढ़ना है, मेरे हिसाब से पढ़ना है, तो यहाँ आओ। अब यहाँ आकर किसी तीसरे का ज्ञान यहाँ मत लाना, कहीं और से इकट्ठा करके यहाँ मत लाना। यहाँ पर्याप्त है मेरे पास, कोई कमी नहीं है। एग्जाम कैसे क्रैक किए जाते हैं, कैसे तुड़वाए जाते हैं, उम्र बिताइए इसी में। एग्जाम कैसे क्रैक करवाए जाते हैं, इसमें उम्र बिताइए, ठीक है ना? तो कुछ चीज समझाने की जरूरत नहीं है, बस अब आपको समझने की जरूरत है कि मेरे साथ चलिए, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, उस दिशा में पढ़िए बस। बाकी ये फालतू का इधर उधर का ज्ञान इकट्ठा करके लाके यहाँ पे मत बिखेरिए, है ना? अगर वह लाना चाहते हो तो फिर वहां जाइए, कम से कम एक साइड तो होंगे आप, वहां से सुन के आएंगे, यहाँ जितना प्रमाणिक आएगा ना वो मैं आपको दे दूंगा। और फालतू का ज्ञान मुझे ना चाहिए, और ना मैं इकट्ठा करता हूँ। मैं खुद भी ज़्यादा चीज़ें नहीं चलाता, सोशल मीडिया नहीं चलाता, क्योंकि फालतू का ज्ञान लाऊं, फिर उसको वेरीफाई करूं और फिर उसको कैंसिल करूं, इतना टाइम किसके पास है? इससे अच्छा है कि ये टाइम मैं पढ़ाई में खर्च करूँ ना, अपने आप को बेहतर बनाने में खर्च करूँ ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं उसी पे ही काम करूँगा, और उसी पे आपसे भी उम्मीद करूँगा कि उसी पे बेटर हो। अच्छा, अब एक चीज़ पे और आ जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भर्ती अगस्त में है, संभवतः अगस्त में, कोई गारंटी नहीं है। और अगर कई जने ये मेरे पास आके कहते हैं कि सर वो कह रहा है, वो कह रहा है, तो भाई मैंने पहले ही कह दिया, वो कह रहा है तो उसे पूछो तो सही एक बार कि गुरुजी किसने फोन करके आपको बात बताया कि अगस्त में परीक्षा होगी? तो गुरुजी कहेंगे कि वो वहां पे लिखा हुआ था। तो वहां पे लिखा हुआ था, इसका बाद क्या प्रमाणिकता है कि वो जो लिखा हुआ है वो सत्य है? इससे पहले भी बहुत सारी डेटें आई है, इससे पहले भी डेटें आई हुई है, तो डेट आने का मतलब कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट एक चीज और दिमाग में रखिएगा, देखिए कोचिंग वाले लोग हैं, सब धंधा कर रहे हैं, सबको कोर्स बेचने हैं, और कोर्स बेचने इसलिए हर कोई हवा यही बनाएगा कि अगस्त में एग्जाम है, बस होने वाले हैं, आप तो बस कोर्स ले लीजिए, एग्जाम बस हो ही गए, कोर्स लेते एग्जाम हो जाएंगे, बस आप कोर्स नहीं ले रहे हैं इसलिए एग्जाम रुक रहे हैं, जैसे आप कोर्स लोगे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो यह सब बकवास बात है। अगस्त में एग्जाम होते हैं, संभावनाएं, एक संभावना है कि अगस्त में एग्जाम होंगे, कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे। लेकिन इस तरीके से मत ले लीजिएगा दिमाग में कि अगस्त में एग्जाम होके ही रहेंगे, क्या पता डेट आगे खिसक के दिसंबर चली जाए या अगले महीने भी चली जाए, कोई गारंटी नहीं है। भर्ती प्रक्रियाएं हमारे हाथ में नहीं होती, पता नहीं कोई क्या सोच रहा है, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो राजनेता है, उनके दिमाग में 50 चीजें चलती है, क्या पता वो क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, भर्ती को कैसे उसको यूज करेंगे वो जाने। लेकिन इतना पता है, एक बात कंफर्म है, परीक्षा होगी, अगस्त में हो, दिसंबर में हो, अगले मार्च में हो, परीक्षा होगी, जो मैंने पहले भी कहा था।
आज से 1 साल पहले जब मैंने कहा था, यही कहा था, तैयारी करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए, तैयारी करते रहिए, लगातार लगे। अगस्त में एग्जाम, अभी भी मैंने याद करो लास्ट टाइम जब अक्टूबर में, जब सितंबर में नहीं हुआ था, तो मैंने एक ही चीज कही थी, पढ़ते रहना, बस पढ़ते रहना, चाहे 20 मिनट पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, पढ़ते रहना, पढ़ाई मत छोड़ना। परीक्षा होगी, पक्की होगी। भर्तियां खिसकती रहती है, आगे आगे सरकती रहती है, ये नॉर्मल चीजें हो चुकी है आजकल। आजकल ये नहीं है, ये कोई आईएएस की भर्ती नहीं है कि फिक्स डेट पे होगी, फलान होगी। ये राजस्थान स्टेट की भर्ती है, ये जंप मारती रहती है। तो हो सकता है कि अगस्त में होती होती दिसंबर में भी हो जाए, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा, आप वो मोमेंटम मत खोइएगा। अब 3 महीने में जो आपको मोमेंटम मिले पढ़ने का, जो लगातार कंटिन्यूटी मिले, उसको छोड़ना मत, उसको बनाए रखना। घंटे 2 घंटे कम कर लेना, लेकिन छोड़ना मत, पढ़ते रहना। परीक्षा होके रहेगी, अगस्त में हो ना हो, दिसंबर में होंगी, दिसंबर नहीं होगी तो अगले मार्च में होंगी, परीक्षा जरूर होगी। ये बात 100% सही है। क्योंकि होता क्या है, पहले बच्चा सुन के आता है कि अगस्त में एग्जाम होंगे, वो पढ़ता है, फिर अगस्त में एग्जाम नहीं होंगे, वो ढेर हो जाएगा, परीक्षा ही नहीं हुई, मैंने तो पढ़ाई कर ली, सब बेकार जाएगा। ये ऐसे ही होता है, भर्तियों में ऐसे ही होता है। भर्तियां उछलती कूदती रहती है। चुनाव थे उस समय टाइम पे भर्तियां होगी, चुनाव चले जाएंगे, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे और कैसे लाएंगे, क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये इनको जानता है। हमारा काम है पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। आपका काम है पढ़ना, ईमानदारी से पढ़िए। ये भी कन्फर्म है, जो बार बार कह रहा हूँ, परीक्षा होके रहेगी। कब होगी ये ना तो आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। अगस्त में होती है, बहुत बढ़िया, हमारे तो बहुत अच्छी चीज है, तैयारी हम इसी तरीके से कर रहे हैं कि अगस्त में ही परीक्षा है। लेकिन इन केस अगर आगे खिसक जाती है, तो डीमोटिवेट मत होइएगा, जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। परीक्षा होके रहेगी। लोग पहले भी नौकरी लगे हैं, पहले भी भर्तियां आई है, परीक्षाएं हुई है, रिजल्ट आए हैं, नौकरियां चढ़े हैं और कमा के खा रहे हैं। तो आपकी भी बारी आएगी, बस लगे रहना, छोड़ना मत। ये तो पकड़ो मत, और पकड़ो तो फिर छोड़ो मत। ठीक है ना? तो ये है सारी बातें। अभी मैं सिर्फ मैथ्स मैथ्स का हूँ, बाकी चीजें मैंने नहीं तो देखी। हाँ, वही बता रहा हूँ कि आप लोग इधर उधर से सुन के आओगे, फिर आप ये सोच के आओगे कि भाई परीक्षा अभी है और होने वाली है, फिर क्या होता है, अगस्त में परीक्षा नहीं हुई, आप ढेर हो जाओगे, आप पढ़ना बंद कर दोगे, फिर वो सारा 3 महीने का पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। अभी तो हम 3 महीने एग्जाम मेहनत करेंगे, सारी चीजों को सिस्टम में लाएंगे, 3 महीने पूरे तरीके से सब सेट करेंगे। अगस्त में डेट नहीं आएगी, आप लोग छोड़ दोगे, वो सारी मेहनत बेकार होगी। जैसे मैंने भी वो एग्जाम्पल सुनाया था, सारी मेहनत बेकार होगी, वापस ढेर हो गए। इससे पहले मैंने 4 बार कोर्स करवाया था, इससे पहले 4 बार कोर्स कराया था। आप में से कितने लोग हैं जिसने पिछले 6 महीनों से पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है? आप में से कितने लोग हैं जिनको पीछे मुड़ के देखें, लास्ट सितंबर तक मैंने पढ़ाया था और 4 बार मैंने कोर्स करवाया था। उस सितंबर के बाद में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सितंबर के बाद में मई तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, लगातार अपने आप को ज्वाइन रखा है, चाहे 2 घंटे पढ़े, चाहे 3 घंटे पढ़े, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। तो अगर वो हैं, अगर वो कंटिन्यू हैं, तो वो सिलेक्शन निकाल के रहेंगे। भर्तियां आगे पीछे होती रहती हैं, वो होती रहेंगी ना, हमारे बस की बात भी नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ एक ही कर सकते हैं, वो है पढ़ाई। ठीक है ना? तो हमारा अधिकार क्षेत्र में सिर्फ पढ़ाई आती है, वो हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, है ना? उसको मैं भर्तियां खींचे, अभी राजस्थान में चल रहा है यार, सब जगह चल रहा है। राजस्थान में अभी दिल्ली वाली भर्ती थी, मुझे याद है, दिल्ली वाली भर्ती की बात थी, मैंने दिल्ली वाली भर्ती के बारे में एक शायद वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि दिल्ली की भर्ती अभी नहीं होगी क्योंकि अभी चुनाव आ जाएंगे। लोगों ने कहा 45 दिन में भर्ती हो जाएगी, 45 दिन में एग्जाम हो जाएंगे, तैयार हो जाइए, 45 दिन का हमारा कोर्स है, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। अरे भाई समझो, यूट्यूब पे कोर्स बेच रहे हैं लोग, और ये है भी सही, कोई गलत भी नहीं है, धंधा कर रहे हैं बेचारे। लेकिन आप ट्रैप में फंस रहे हो। आप लोग समझदार बनो ना, कि आप लोगों को चाहिए ये बात, और वो नहीं हुई एग्जाम, और अभी भी नहीं हुई, शायद वो आगे जाके अगस्त में एग्जाम होंगे, वो आगे जाके अगस्त में एग्जाम होंगे। तो फिर तो बेहतर है कि आप इस चीज को थोड़ा सा समझदारी से समझें, हर चीजों को व्यवहारिक बने थोड़ा सा, कि भाई क्या चल रहा है, ताकि सही निर्णय लिया जा सकेगा। वरना आप ट्रैप में फंस जाओगे, किसी न किसी के चुंगल में फंस जाओगे, ज्यादा नुकसान होगा आपका। तो बेटर है कि समझे, अगस्त के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसको तैयारी को छोड़िएगा मत। अगस्त में नहीं तो आगे जाके एग्जाम जरूर होंगे, क्योंकि प्री हुआ है तो मेंस भी होगा ही होगा। समय कितना लगेगा वो तो राजनीतिक चीजें हैं, वो तो आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन इतना पता है कि परीक्षा होके रहेगी, होके रहेगी। राजस्थान में हम पढ़ा रहे हैं, पिछले, मुझे आरपीएससी का बता रहा हूँ, आरपीएससी की 2022 में भर्ती हुई थी, आज 2024 चल रहे हैं, 2 साल हो गए पढ़ाते हुए।
अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया। 2 साल हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। 2 साल हो गए। 2022 में एग्जाम हुए थे उन लोगों के, और 2023 2024 चल रहा है। 2 साल हो गए, अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि भर्ती होगी या नहीं होगी। नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तब भी 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अब नोटिफिकेशन भी आता है, भर्ती होती है, तो 1 साल और निकल जाएगा, यानी 3 साल से पढ़ रहे हैं। 3 साल से, ऐसे थोड़ी 3 महीने में सिलेक्शन आ जाएगा। वो पढ़ रहे हैं ना, सिलेक्शन पक्का आएगा। भर्ती तो होगी, आज नहीं तो कल तो होगी, 3 नहीं तो 3.5 साल बाद होगी। होगी तो सही, और होगी। चिंता इस बात की नहीं कि भर्ती होगी, चिंता इस बात की भर्ती हो और हमें लिए बिना निकल गई तो क्या होगा। अगर हमें लिए बिना निकल गई तो क्या होगा। डरना तो इस बात से चाहिए, ना कि इस बात से कि भर्ती परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी। ज्यादातर लोग चिंता कर रहे हैं कब होगी परीक्षा, कब होगी परीक्षा। परीक्षा तो हो जाएगी, परीक्षा तो इससे पहले भी बहुत सारी हुई है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो चिंता इस बात की करो कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो। तो ये जरूरी है, आपको समय देना होगा, वरना कंपटीशन में हर कोई नौकरी लगना चाहता है, कौन खाली बैठे, सब यही चाहते हैं। तो इसे समझो, है ना। चलो हम इसको और बात कर लेंगे, इसमें हम क्रम से चलेंगे एकदम शुरू से। पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, वही जैसा जैसा पैटर्न दिया है सिलेबस का, बिल्कुल ऐसे कैसे चलेंगे। नंबर सिस्टम को पहले शुरू करेंगे, ठीक है। पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारी, है ना। पहले भी खूब सारी प्रैक्टिस की हुई है, आप उन वीडियो को भी देखिए, फिर इनको भी देखिए। और लगभग लगभग शायद अगर एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं तो लगभग 4 तारीख को रिजल्ट आ जाए। 4 तारीख को लोकसभा वाला हो जाता है, 8 10 12 तक 15 तक सरकार बन जाएगी, और उसके बाद में लगभग लगभग नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और अगर तब भी नोटिफिकेशन नहीं आता, इसका मतलब अगस्त में एग्जाम नहीं है ना। और जिनको कोर्स बेचने हैं वो बेच के निकल लेंगे, काम खत्म, है ना। जिनको कोर्स बेचने वो बेच के निकल लेंगे, और आपका पता चलेगा हमें जून के अंदर, 15 जून के बाद नोटिफिकेशन आता है तो पता चल जाएगा कि परीक्षा है। नहीं आता तो मतलब यूं ही है। लेकिन मैंने पहले कहा था कि यूं भी हो तो भी पढ़ते रहिएगा, मैं बंद नहीं करूंगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आया तो भी मैं पढ़ाता रहूंगा। रिपीट कर रहा हूं, नोटिफिकेशन नहीं भी आया, अगर एग्जाम अगस्त में नहीं भी हुए तो भी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। आया तो भी पढ़ाता रहूंगा, नहीं आया तो भी पढ़ाता रहूंगा। रिपीट, नोटिफिकेशन आया तो भी पढ़ाता रहूंगा, नहीं आया, अगर अगस्त में एग्जाम नहीं हुए तो भी पढ़ाता रहूंगा, तो भी हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। और आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, क्योंकि आज नहीं तो कल परीक्षा होके रहेगी, ठीक है। तो पहला नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम के बाद में फिर अलजेब्रा शुरू करेंगे, और फिर ज्योमेट्री करेंगे। ये 4-5 बड़े टॉपिक है ना। ये 4-5 बड़े टॉपिक है, जैसे एक क्षेत्रमिति हो गया, एक ज्यामिति हो गया, एक नंबर सिस्टम हो गया, एक बीजगणित हो गया। 4 बड़े टॉपिक है। लेना, सोचने से नहीं होता, मैंने पहले कहा है, पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, आप लगातार पढ़िए, आपको कंटिन्यू बनाए रखना पड़ेगा। किसी भी परीक्षा में लगे रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ने से आप बेहतर होते हो। पढ़ने से आप बेहतर होते हो, धीरे धीरे दिमाग में कनेक्शन बनते हैं। इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। इस तरीके से अपना दिमाग बनाइए ना, आदत डालिए पढ़ने की, पढ़ने की समझ बनाइए अपने अंदर, तो जाके सिलेक्शन आएगा। वर्ग 1 भी निकल जाएगा, वर्ग 2 भी निकल जाएगा। और जब भर्तियां टूटनी शुरू होती है ना, एक बार जब सिलेक्शन आने शुरू होते हैं ना, तो खाते के खाते खुलते हैं, खाते के खाते खुलते हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक फीमेल टॉपर थी इस बार, मध्य प्रदेश में फीमेल टॉपर थी, मध्य प्रदेश में इस बार एक फीमेल टॉपर थी, है ना, मंजू के नाम से। वो जो मंजू है, वो वर्ग 1 में भी टॉपर है, वर्ग 1 में भी टॉपर है, और राजस्थान से भी है वो। राजस्थान में भी उसके 2 सिलेक्शन है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। राजस्थान में भी उसके 2 सिलेक्शन है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी उसकी 1 है। अब वो राजस्थान से रहने वाली है, तो उसने राजस्थान ही ज्वाइन करना था, तो राजस्थान में उसने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि 3 तोड़े उसने बैक टू बैक, और तीनों ही अच्छी रैंक के साथ। तो यही होता है जब एग्जाम टूटने शुरू होंगे ना, क्योंकि खेल है, एक बार पकड़ में आ गया, एक बार दिमाग सेट हो गया खेल में, और खेल के रूल समझ में आने लग गए, उनका यूज करना आने लग गया, एग्जाम टूटेंगे। ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, और जब नहीं टूट रहे तो एक भी नहीं टूट रहा। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा।
इस वजह से एग्जाम नहीं टूट रहे। लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगा, अब ये कब समझ में आएगा, इसका कोई रूल बुक नहीं बनी हुई कि 6 महीने में आ जाएगा या 8 महीने में आ जाएगा या 12 महीने में आ जाएगा। लेकिन ये बात पक्की है, लगे रहोगे तो एक दिन ये खेल समझ में आ जाएगा, और जिस दिन ये खेल समझ में आ गया, आप बैठे बैठे एग्जाम तोड़ोगे। एक छोटा सा एक बात और है, एक जस्टी स्टूडेंट था मेरा, आप अजीब लगेगा आपको, मेरा स्टूडेंट था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने सेकंड ग्रेड तोड़ी मैथ से। अब सुनना रहा था, सेकंड ग्रेड तोड़ी उसने मैथ से, और फर्स्ट ग्रेड उसने तोड़ी पॉलिटिकल साइंस से। फर्स्ट ग्रेड मतलब जिसको आप पीजीटी एग्जाम कहते हैं, पीजीटी उसने तोड़ा पॉलिटिकल साइंस से, और सेकंड ग्रेड जिसे आप टीजीटी कहते हैं वो उसने तोड़ी मैथ से। क्या लेना देना? लेकिन लेना देना ये है कि वो समझ गया है कि कंपटीशन टूटता कैसे है। नहीं तो सेकंड ग्रेड मैथ से, क्योंकि हमारे यहाँ सेकंड ग्रेड जो आती है ना वो पूरी आती है, पूरा सिलेबस, 12th आती है, ऐसे नहीं है वर्ग 2 की तरह नहीं आती। वहां पे जो सेकंड ग्रेड आती है उसमें पूरा आता है, पूरा 11 12th आता है, पूरा ग्रेजुएशन आता है, कंप्लीट पेपर आता है। वहां पे उसने मैथ से सेकंड ग्रेड तोड़ी, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से तोड़ी, राजनीतिक विज्ञान से फर्स्ट ग्रेड तोड़ी। फर्स्ट ग्रेड में 11 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ आता है। अब बताओ कैसे, पता क्या हुआ? अब आप सोचोगे अलग अलग सब्जेक्ट से कैसे तोड़ दी, एक सब्जेक्ट से नहीं टूटती, अलग अलग से कैसे तोड़ दी? क्योंकि तोड़ इसलिए दी कि वो खेल समझ गया कि तोड़ा कैसे जाता है। आप उसे हिस्ट्री करवा दो, आप उसे हिस्ट्री दे दो, अगले 2 साल में वो हिस्ट्री से तोड़ देगा। आप उसे हिस्ट्री दे दो, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और क्या पूछा जाता है, और पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ये जो नियम है ना, ये जब तक समझ में नहीं आते ना, डॉट 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 डॉट, तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये जो डॉट डॉट कनेक्ट नहीं होंगे ना, तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होंगे। अच्छा, तुम्हारे भाई का सिलेक्शन, अब तो देख लो। अभी आप वर्ग वन में देखिए, वर्ग वन में 200 सिलेक्शन है मेरे, 200, और हर कोई टॉपर है। जितने भी बच्चे हैं वो तो शायद, अगर पूरी डिटेल निकालूं आपको तो शायद फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये जो ऊपर वाली रैंक है ये लगभग सारी मेरी है। और सारा है किस बात का? मैंने फिर समझाया कि प्लान होता है। एग्जाम तोड़ना ये कला है। इसको जब तक आप इस कला को नहीं समझेंगे ना, जब तक आप ये चीजें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को करना होता है, ये जो समझदारी जो है ना, ये जब तक नहीं डेवलप होती है तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होंगे। जिस दिन ये समझदारी, जिसे आंतरिक समझदारी कहते हैं, जब ये डेवलप हो जाती है ना, तो फिर आपके लिए खेल बन जाते हैं ये, फिर आपके लिए खेल बन जाते हैं। ये भी तोड़ दिया, वो भी पास हो गया, वो भी पास हो गया, लाइन बन जाती है। और जब तक नहीं पकड़ में आता ये चीजें, तब तक आप घूमते रहते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा था? आनंद कह रहा है कि, अच्छा बलवीर कह रहा है कि मेरा भाई है जिसने वर्ग वन में, दलबीर सिंह तोमर, उसका सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल। नहीं, हम लोगों ने तो पहले आप लोगों को कहा था कि आपकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, एग्जाम तक रहेगी। हमने कोई वैलिडिटी खत्म नहीं की। देख लीजिए, जिन लोगों ने मई में ज्वाइन किया था, मई मई 1 साल हो गया, एग्जाम एक्सटेंड हुआ, डेट एक्सटेंड हो गई। अब अभी भी आगे अगर और 1 साल भी लगता है तो आपका कोर्स और 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा। आपकी कोर्स की वैलिडिटी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा, लगातार एक्सटेंड होती रहेगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, तुम्हारी दीदी का भी सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल। अच्छा लगता है, मैं बता रहा हूँ ना कि सिलेक्शन निकल जाएगा। आपसे विश्वास बनाए रखो, जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से पढ़ो, इधर उधर से ज्ञान मत लाना। ये जो ज्ञान है ना, ज्यादातर मिस गाइडेंस की वजह से बच्चा फेल होता है। फालतू का ज्ञान लेके घूमता रहता है, खाली ज्ञान, बकवास ज्ञान, और वो लेके बैठता है, उससे फेल हो जाता है। मेहनत करो, सही दिशा में मेहनत करो, सिलेक्शन आके ही रहेगा। कहाँ रुकने वाला है? और कोई अलग तरीका भी नहीं होता, बस सही दिशा में पढ़ना होता है, सिलेक्शन आता है। तो वही समझाना। अब आप सुन सुन के आ जाओगे, कहीं से आप सुन के आओगे लाभ हानि पढ़ना है, कहीं से आप सुन के आओगे क्रमचय संचय पढ़ना है, कहीं से आप पढ़ के आओगे अच्छा वो एनसीईआरटी पढ़ो, कहीं से सुन के आओगे कि अच्छा वो आरबीएससी पढ़ो, कहीं से पढ़ के आओगे कि आर डी शर्मा खोल के बैठ जाओ। अब इतनी सुन सुन के पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होगा, सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ उतना पढ़ो बस, जितना कह रहा हूँ उतना पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अगर एनसीईआरटी की जरूरत होगी मैं अपने आप पढ़ा दूंगा, जिसकी मुझे जरूरत होगी मैं अपने आप पढ़ा दूंगा। आप खाली सुन सुन के तरह तरह से यूट्यूब पे जाओगे, 1000 बातें सुन के आओगे। अरे हर कोई वीडियो बना रहा है, वो अजीब, हर कोई अलग चीज ला रहा है। कोई कह रहा है, जैसे मैं कहता, कोई कहेगा दिए जलाओ, कोई कहेगा कि थाली बजाओ, कोई कहेगा सिलेक्शन चाहिए तो हनुमान जी के मंदिर जाओ, कोई कहेगा शिव जी की प्रसाद बोलो। कितने लोगों की सुनोगे? तो बेहतर है किसी की मत सुनो, एक की सुनो, वहां से सिलेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कल से मिलते हैं। कल से आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, कोई और नहीं पढ़नी। बस सीधा चलो, सीधा मेरे साथ चलो, और कुछ मत पढ़ो। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, और उसी को बार बार दोहराओ। सब कवर हो जाएगा, सब कुछ। कोई एनसीईआरटी बचेगी ना कोई और बचेगी, सब कवर हो जाएगा। नहीं, अभी पीवाई क्यू अभी शुरू ही नहीं किया, काहे कि पीवाई क्यू। और पीवाई क्यू का कोई मतलब नहीं बनता, वो आ चुके वो जा चुके, वो आ चुके वो जा चुके, वो कोई रिपीट तो होने नहीं है। और दूसरा 10 इस सिलेबस के अंदर रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे इन टाइप के सवालों के, कोई कमी नहीं है कि वो रिपीट करें। अभी फिलहाल मैंने पहले कहा कि अब फालतू फालतू की चीजें डिमांड मत करो। जितना कह रहा हूं उतना पढ़ो, उतना पढ़ो। टेस्ट दो, अपने आप को इम्प्रूव करो। टेस्टों में नंबर आ रहे हैं, किसी के 10 का नंबर का टेस्ट दे रहा है, रैंक उसकी आ रही है एकदम नीचे, और एनसीईआरटी की डिमांड कर रहा है, या फालतू जिसमें इंप्रूव करना है उसमें तो इंप्रूव करो। वो तो इंप्रूव कर नहीं रहे हो, है ना। जैसे मेरा बेटा करता है, उसको थाली में एक रोटी देते हैं कि एक और लाओ, तो पहले एक तो खा। वो एक नहीं खाएगा, एक और मांगेगा, एक और ला के दो। तो एक तो पूरी खा। तो जितनी थाली में डाला हुआ है पहले वो तो खाओ, और आ जाएगा। पहले जितना डाला हुआ है थाली में वो खाओ, और उसको पचाओ, और आ जाएगा। खा के तो दिखाओ। बोला इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करूंगा, मुझे तो वो एनसीईआरटी का बताओ, आर डी शर्मा का बताओ, या मुझे वो वाली चीजों के बारे में बताओ। पहले यहाँ पे तो बाद में देख लेंगे। तो वो ना करिएगा। टाइम अभी यही रहेगा, 4 बजे का। अभी 4 बजे का ही क्लास का टाइम रहेगा। और ठीक है, चलो कल से नंबर सिस्टम शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। आप लोग नंबर सिस्टम थोड़ा वहां से भी पढ़ लेना। नंबर देखो, यहाँ से मैं मोबाइल नंबर ये चेंज नहीं कर सकता, आप लोगों को वहाँ पे कॉल करना होगा। वहाँ पे कॉल करिए, वहाँ पे बताइए, वहाँ से ही सब कुछ चेंज होगा। और चेंज होगा नहीं होगा वो सारी बातें वही लोग बताएंगे आप लोगों को। होंगे तो वो बता देंगे, नहीं होंगे तो वो बता देंगे। हाँ, टाइम अब फिलहाल यही रहेगा। और बाकी कोई और चेंज करना पड़ा तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, कल से मिलते हैं आपको नंबर सिस्टम के साथ, और नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल 4 बजे।